Hello learners, welcome to my YouTube channel. मैं डॉक्टर अंजनी कुमार, राजकीय महिला पीजी कॉलेज बस्ती। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक जेंडर एंड सोसाइटी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को हल करेंगे। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं जिन्हें हल करने से हमको यूजी लेवल पर, पीजी लेवल पर भी और आने वाली सभी परीक्षाओं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हों, चाहे वो यूजीसी नेट की हों, सभी में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आइए हम इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं जेंडर एंड सोसाइटी टॉपिक से रिलेटेड। पहला प्रश्न है, वो शब्द जो ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जिसकी व्यक्तिगत पहचान या जेंडर उसकी जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाती, जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाती या जेंडर रूढ़ियों के अनुरूप नहीं होती, यौन अभिविन्यास भिन्न हो सकता है और यह जेंडर पहचान पर निर्भर नहीं होता। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है उभयलिंगी, समलैंगिक, ट्रांसजेंडर और लेस्बियन। तो इसमें जन्म के समय निर्धारित लिंग से मेल नहीं खाती उसकी जो व्यक्तिगत पहचान है या जेंडर है, और उसका यौन अभिविन्यास भिन्न हो सकता है, यह जेंडर पहचान पर निर्भर नहीं होता। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा वो होगा ट्रांसजेंडर। इसमें ऑप्शन 1 दिया गया है उभयलिंगी। उभयलिंगी एक ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो पुरुष और महिला दोनों की ओर आकर्षित हो सकता है, पुरुष एवं महिला दोनों की ओर आकर्षित जो व्यक्ति होता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन के रूप में, ये एक सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो सकता है, सेक्सुअल झुकाव हो सकता है, ये जेंडर आइडेंटिटी नहीं है, बाइसेक्सुअल। समलैंगिक का मतलब होता है ऐसा पुरुष जो पुरुषों की ओर आकर्षित हो, और लेस्बियन एक ऐसी महिला जो महिलाओं की ओर आकर्षित होती है। तो इसमें सेक्सुअली ओरिएंटेशन महिला महिला, गे में पुरुष पुरुष, और उभय लिंग में वो पुरुष की तरफ भी हो सकती है, महिला की तरफ भी झुकाव सेक्सुअल हो सकता है। और इसमें ये जो प्रश्न पूछा गया है इसमें इसका आंसर होगा ट्रांसजेंडर। दूसरा प्रश्न है, प्रथम तरंग नारीवाद मुख्यतया किससे संबंधित था? ऑप्शन है महिलाओं के मतदान का अधिकार, समान और कानूनी सामाजिक अधिकार, चुनाव में भागीदारी, पितृसत्ता का विनाश। तो इसमें जो प्रथम तरंग नारीवाद था उसमें जो मुख्य रूप से संबंधित था वो महिलाओं के मतदान का अधिकार शामिल था। प्रथम तरंग नारीवाद का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिलाना था। इसमें एक ऑप्शन और है, जैसे समान और कानूनी सामाजिक अधिकार, यह भी शामिल था प्रथम तरंग नारीवाद में, लेकिन ये फर्स्ट वेव नारीवाद का मुख्य फोकस जो था वो मतदान के अधिकार पर था। ये एक व्यापक उद्देश्य था जो कि हमें रिजल्ट के रूप में मिलना था, समान और कानूनी सामाजिक अधिकार। इसमें दोनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन होगा वोमेन्स राइट टू वोट, प्रथम तरंग नारीवाद में। इसमें चुनाव में भागीदारी, ये भी इसी से रिलेटेड है। ये जो मतदान चुनाव में जो भागीदारी है ये वोटिंग राइट से ही जुड़ा हुआ है, जबकि मुख्य आंदोलन जो था ये महिलाओं के मतदान के अधिकार के लिए था। और इसमें जो पितृसत्ता का विनाश है, ये जो ऑप्शन है ये विशेष करके रेडिकल फेमिनिज्म से जुड़ता है, उग्र नारीवाद से जुड़ता है, जो इसके बाद द्वितीय
जो लहर आती है वो उग्र नारीवाद से जुड़ती है, जिसमें पितृसत्ता के विनाश की बात होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्रांसीसी दार्शनिक सिमोन दी बोबुआर किस नारीवाद से संबंधित हैं? तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं: उग्र नारीवाद, उदार नारीवाद और मार्क्सवादी नारीवाद, समाजवादी नारीवाद। तो इसमें उग्र जो नारीवाद है, ये विचारधारा ये मानती है कि महिलाओं के शोषण का मुख्य कारण पितृसत्ता है, पैट्रियार्की है। ये समाज की बुनियादी संरचना को या पुरुष प्रधान जो सोच है उसको पूरी तरह से बदलने की मांग करती है। और सिमोन दी बोबुआर ने इसी लहर में उन्होंने अपनी किताब द सेकंड सेक्स में ये विचार प्रस्तुत किया या कहा कि स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है, और यही ये उग्र नारीवाद का आधार बनता है। तो सिमोन दी बोबुआर का जो सेकंड सेक्स है वो द्वितीय ये जो उग्र नारीवाद है इसका आधार है, इस विचारधारा का आधार बना। लिबरल नारीवाद, जिसके पहले हम चर्चा किए हैं कि मैरी वोllस्टोक्राफ्ट से स्टार्ट होता है ये, जिसमें उन्होंने विंडिकेशन करके जो किताब द विंडिकेशन फॉर द वुमेन्स का उनका बुक है, जिसमें ये जो उदार नारीवाद की धारा है ये जो लिबरल नारीवाद है ये कानून और शिक्षा, राजनैतिक अधिकार, इन सब पे फोकस करती है। इसके माध्यम से लैंगिक समानता प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसमें इसका मानना है कि हम व्यवस्था के भीतर सुधार करके और महिलाओं को समान अवसर दे करके हम समानता ला सकते हैं। तो जो ये उदार नारीवाद है, प्रथम तरंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद जो द्वितीय तरंग आया वो उग्र नारीवाद आया, जिसमें सिमोन दी बोबुआर आती हैं, कैट मिलेट आती हैं। और ये जो मार्क्सवादी नारीवाद है, ये विचारधारा ये मानती है कि महिलाओं के उत्पीड़न की जो जड़ है वो क्या है? पूंजीवाद है। पूंजीवाद के कारण या पूंजीवादी जो व्यवस्था है या जो निजी संपत्ति की अवधारणा है वो कहीं ना कहीं महिलाओं को सबऑर्डिनेट कर देती है या उसको निम्न स्तर का बना देती है। और मार्क्सवादी नारीवाद कहता है कि पूंजीवाद खत्म होने पर ही हम वास्तविक रूप से महिलाओं की मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। समाजवादी नारीवाद की एक खासी विशेषता यह है कि ये दो चीजों पे फोकस करता है। समाजवादी नारीवाद कहता है कि पूंजीवाद तथा पितृसत्ता, ध्यान दीजिएगा, पितृसत्ता, ये दोनों चीजों पे फोकस करता है। ये दोनों को महिलाओं के उत्पीड़न के लिए जिम्मेवार समान रूप से मानता है। और ये मार्क्सवादी और नारीवाद, कहने का मतलब ये जो मार्क्सवादी है और ये जो नारीवाद है, उग्र नारीवाद, रेडिकल, इन दोनों का मिला जुला रूप है समाजवादी नारीवाद। तो मार्क्सवादी और उग्र नारीवाद, इन दोनों का मिला जुला रूप है समाजवादी नारीवाद, जो पूंजीवाद को और पितृसत्ता को महिलाओं के दमन का बराबर जिम्मेवार मानता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फ्रांसीसी दार्शनिक सिमोन दी बोबुआर उग्र नारीवाद से संबंधित है, किताब द सेकंड सेक्स। अगला प्रश्न है, किस नारीवादी विचारधारा के अनुसार महिलाओं का दमन पूंजीवाद से जुड़ी सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक संरचनाओं का परिणाम है? किस नारीवादी विचारधारा के अनुसार महिलाओं का दमन पूंजीवाद से जुड़ी राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक संरचनाओं का परिणाम है? तो इसमें जो ऑप्शन होगा
पूंजीवाद से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने शुरू ऊपर बताया है। तो मार्क्सवादी नारीवाद पूंजीवाद को ही महत्वपूर्ण कारण मानता है महिलाओं की निम्नता का, महिलाओं के निम्न स्तर का। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, मार्क्सवादी। और इसके बारे में चर्चा कर ही चुके हैं। जो उदारवादी नारीवाद है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और व्यक्तिगत अधिकारों पर केंद्रित है। ये पूंजीवाद का विरोध नहीं करता, बल्कि उसी व्यवस्था के भीतर महिलाओं के लिए कानूनी और आर्थिक रूप से समान अधिकारों की मांग करता है, उदारवादी। और जो ये उग्रवादी नारीवाद है, ये आर्थिक व्यवस्था से ज्यादा सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को कारण मानता है। सांस्कृतिक ताना बाना और पैट्रियार्की या सामाजिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक या पितृसत्ता को कारण मानता है। समाजवादी जो है विचारधारा, ये वर्ग और लिंग दोनों के अंतर संबंधों को देखती है। वर्ग और लिंग दोनों के अंतर संबंधों को देखती है। मानती है कि महिलाओं का जो दमन है केवल पूंजी की वजह से नहीं है, केवल पूंजी की वजह से नहीं है, बल्कि पितृसत्ता भी बराबर का कारण है। पितृसत्ता मतलब पितृसत्तात्मक व्यवस्था और पूंजीवाद, ये दोनों महिलाओं की दमन का कारण है। तो ये क्लियर है। इसमें इसमें जो पूंजीवाद को केवल तवज्जो देता है मार्क्सवाद। पूंजीवाद प्लस पितृसत्ता समाजवाद। उग्र नारीवाद ये सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को या पितृसत्ता को मानता है कारण। और उदारवादी जो नारीवादी है, ये व्यवस्था के अंदर ही व्यवस्था को बनाए रखते हुए उन महिलाओं के लिए कानूनी और आर्थिक रूप से समान अधिकारों की मांग करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आइए। द रिप्रोडक्शन ऑफ मदरिंग, द रिप्रोडक्शन ऑफ मदरिंग किसकी बुक है? तो इसमें चार ऑप्शन जो दिए गए हैं, सुलामित फायरस्टोन, नैन्सी चोडरो, एन ओकले एंड सिमोन द बोबोआ। तो द रिप्रोडक्शन ऑफ मदरिंग ये नैन्सी चोडरो की किताब है। नैन्सी चोडरो की किताब है ये, जिसमें ये अमेरिकी समाजशास्त्री और मनोविश्लेषक हैं। अमेरिकी समाजशास्त्री और मनोविश्लेषक हैं। इन्होंने द रिप्रोडक्शन ऑफ मदरिंग पुस्तक 1978 में लिखी, जिसमें इन्होंने बताया कि किस प्रकार से बचपन का जो लालन पालन है या पालन पोषण है, उसके जरिए लैंगिक भूमिका अगली पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती है। जिस प्रकार से हमारा समाजीकरण होता है, जो लैंगिक भूमिकाएं समाजीकरण के माध्यम से हमारे पालन पोषण के जरिए पहुंचती हैं, वो हमें अगली पीढ़ी में भी दिखाई देती हैं, अगली पीढ़ी में भी ट्रांसफर होती रहती हैं। तो द प्रोडक्शन ऑफ मदरिंग नैन्सी चोडरो की किताब है। इसमें एक नाम महत्वपूर्ण है, सुलामित फायरस्टोन। सुलामित फायरस्टोन ये रेडिकल नारीवादी हैं, अमेरिकी रेडिकल नारीवादी हैं। और इन्होंने जो किताब लिखी, द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स, द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स, किताब सुलामित फायरस्टोन की है, जिसमें उन्होंने बताया कि महिलाओं के दमन के पीछे बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन महत्वपूर्ण है। बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन की अवधारणा, बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन की बात जो है सुलामित फायरस्टोन करते हैं। सुलामित फायरस्टोन करती हैं
ये रेडिकल नारीवादी हैं जिन्होंने महिलाओं के दमन के पीछे जैविक कारणों को महत्वपूर्ण माना है, बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन को महत्वपूर्ण माना है। वो टेक्नोलॉजी के जरिए इस को खत्म करना चाहती हैं, बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन को खत्म करना चाहेंगी। जो बच्चों को पैदा करने की जो सिस्टम है, जो बायोलॉजिकल कारक है महिलाओं का, वही सबसे बड़ा दमन कारण है। और इसमें एन ए ओकले जो नाम है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है नारीवादी विचारधारा में। जो इन्होंने किताब लिखी वो द सोशियोलॉजी ऑफ हाउसवर्क, द सोशियोलॉजी ऑफ हाउसवर्क। और एक किताब इनकी और महत्वपूर्ण है, वो है सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी। ये भी एन ओकले की ही किताब है। तो दो किताब इनकी महत्वपूर्ण है, सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी, द सोशियोलॉजी ऑफ हाउसवर्क, द सोशियोलॉजी ऑफ हाउसवर्क। और ये ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं जिन्होंने हाउसवर्क, घरेलू काम पर महत्वपूर्ण शोध किया, और इन्होंने ही सबसे पहले सेक्स और जेंडर में अंतर भी स्थापित किया। सेक्स एंड जेंडर में अंतर स्थापित करने का काम कौन करती हैं? एन ए ओकले। मतलब सेक्स जैविक है, जेंडर सामाजिक है, ऐसा अंतर, सामाजिक सांस्कृतिक है, ऐसा अंतर एन ए ओकले ने सबसे पहले दिया था। और ये जो अभी इसके पहले भी क्वेश्चन आ गया है, द सिमोन दी बोवुआर रेडिकल समाजशास्त्री हैं। इन्होंने द सेकंड सेक्स नामक किताब लिख करके उग्र नारीवाद के आधार का काम किया, और ये अस्तित्ववादी दार्शनिक और लेखिका थी। इनके बारे में हम जानते हैं, ये अस्तित्ववादी विचारक जयपाल सार्त्र के साथ के समय की थी, उनके साथ रहती थी। और इन्होंने जो किताब लिखी द सेकंड सेक्स, वो आधुनिक नारीवाद की बाइबल के रूप में जानी जाती है। तो इन चारों ऑप्शंस पे हमने चर्चा की। तो द रिप्रोडक्शन ऑफ मदरिंग ये नैन्सी चोडरो की किताब है, जिसमें उन्होंने बचपन के लालन पालन को, पालन पोषण को के जरिए लैंगिक भूमिका को अगली पीढ़ी में ट्रांसफर पाया, ऐसा उनका शोध है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न ऑनर किलिंग से संबंधित है। प्रश्न है कि ऑनर किलिंग का कारण क्या हो सकता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है परिवार की इच्छा के विरुद्ध विवाह करना, स्वयं जीवन साथी चुनना, अंतरजातीय अंतर धार्मिक संबंध, इंटरकास्ट या इंटर रिलीजियस रिलेशनशिप। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑनर किलिंग का सभी कारण हो सकता है। अगर इसको हम ग्रेडिंग करें तो सबसे महत्वपूर्ण कारक ये है पहले नंबर पर, और दूसरा नंबर ये है, तीसरा नंबर ये है। तो इस तरह से ग्रेडिंग कर सकते, तीनों ऑप्शन इसमें सही हैं, क्योंकि अंतरजातीय विवाह या अंतरजातीय अंतरधार्मिक जो विवाह है, वो जातिगत शुद्धता और धार्मिक सीमाओं को बनाए रखने के लिए समाज बेहद सख्त होता है। दूसरी जाति में या दूसरे संबंध में अगर हम विवाह करते हैं तो सामाजिक बहिष्कार या ऑनर किलिंग जैसी घटनाएं ज्यादा होती हैं। और ये जो स्वयं जीवन साथी चुनने की बात है, ये पितृसत्तात्मक संरचना या रूढ़िवादी जो संरचना है, उसमें विशेष करके जो महिलाएं हैं उनको अपनी पसंद का जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता नहीं प्रदान की जाती। तीनों ऑप्शन इसमें सही है। अगले ऑप्शन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। टालकट पार्सन्स के अनुसार परिवार में महिला की भूमिका क्या है? यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। टालकट पार्सन्स के अनुसार परिवार में महिला की भूमिका क्या है, पूछा जा रहा है। ऑप्शन है साधनात्मक, अभिव्यक्तिपूर्ण, तार्किक एंड भावनात्मक। तो टालकट पार्सन्स ने परिवार में भूमिका को दो भागों में बांटा था। एक था इंस्ट्रूमेंटल एंड एक्सप्रेसिव।
तो ये इंस्ट्रूमेंटल जो भूमिका है वो पुरुष की भूमिका है और एक्सप्रेसिव जो भूमिका है ये महिला की भूमिका है। परिवार में भूमिका को दो भागों में बांटा टालकट पार्सन्स ने, इंस्ट्रूमेंटल रोल एंड एक्सप्रेसिव रोल। तो महिला की जो भूमिका है वो एक्सप्रेसिव रोल है उनकी। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं। ये जो इंस्ट्रूमेंटल रोल है ये भूमिका पुरुष की होती है, पति या पिता की होती है। इसका अर्थ है कि बाहरी दुनिया से आर्थिक संसाधन जुटाना, परिवार की सुरक्षा करना और तार्किक निर्णय लेना। और जो महिला की भूमिका है ये पत्नी और माता की होती है। जो भूमिका, इसका कार्य परिवार के भीतर आंतरिक शांति बनाए रखना और आंतरिक शांति, आंतरिक शांति बनाए रखना, बच्चों का समाजीकरण करना, प्राथमिक समाजीकरण। तो समाजीकरण का क्या जो समाजीकरण का जो कार्य है वो एक्सप्रेसिव रोल के अंतर्गत आता है जो महिलाएं करती हैं। और सदस्यों को भावनात्मक सहयोग देना, भावनात्मक सहयोग, पुरुषों को भावनात्मक सहयोग देना। पार्सन्स ने इसको अभिव्यक्तिपूर्ण भूमिका के अंतर्गत समाहित किया है जो महिला की भूमिका होती है। और जो इंस्ट्रूमेंटल रोल है वो पुरुष की भूमिका है। तार्किक इससे संबंध नहीं है। ये एक प्रकार है जिसमें कोई भी कार्य किया जाता है तो नफा नुकसान को ध्यान में रखते हुए तार्किक आधार पर किया जाता है। इसको पार्सन्स ने आधुनिक समाज के साथ नौकरशाही से जोड़ा है, न कि परिवार के भीतर महिला की भूमिका से जोड़ा है। और ये जो भावनात्मक भूमिका है ये किसी के प्रति जो है मानसिक जुड़ाव का या गहरे संवेदना का झुकाव से इसका तात्पर्य है। ये अभिव्यक्तिपूर्ण जो भूमिका है उसका एक हिस्सा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भावनात्मक सहयोग की बात की गई है। तो ये अभिव्यक्तिपूर्ण रोल की जो है उसका एक हिस्सा है भावनात्मक। इसमें और भी चीजें, आंतरिक शांति स्थापित करना, बच्चों का प्राथमिक समाजीकरण करना। तो इस प्रकार से पार्सन्स ने परिवार के श्रम विभाजन में एक्सप्रेसिव रोल का ही प्रयोग किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं। द सेकंड सेक्स किसने लिखी? ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, इसके पहले हम चर्चा इस पे कर चुके हैं। द सेकंड सेक्स नामक किताब सिमोन दी बोवुआर की है, जो रेडिकल नारीवादी हैं, जिन्होंने बताया कि स्त्री पैदा नहीं होती है बल्कि बनाई जाती है। और ये रेडिकल फेमिनिज्म का आधार बनता है। इनका ये वाक्य, इनकी ये किताब। टालकट पार्सन्स ये प्रकारवादी हैं, हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं। इन्होंने द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, द सोशल सिस्टम ऐसी किताब इन्होंने लिखी है, जिसमें एगिल मॉडल और क्या सोशल प्रकारात्मक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को जो उन्होंने एगिल मॉडल और वीएनसीआर के माध्यम से स्पष्ट किया है। जीपी मर्डॉक, मर्डॉक जो है अमेरिकी मनोविज्ञानी है, जिन्होंने 250 समाजों का अध्ययन किया था। परिवार के अध्ययन के लिए 250 समाजों का अध्ययन किया और ये बताया कि परमाणु परिवार या न्यूक्लियस फैमिली एक सार्वभौमिक मानवीय संस्था है, सभी समाजों में पाया जाता है। इनकी किताब है द सोशल स्ट्रक्चर। तो ये परिवार से इनका अध्ययन रिलेटेड है। एन.ए. ओकले, इसके पहले भी हमने बताया। एन.ए. ओकले का जो सेक्स एंड जेंडर में अंतर स्थापित इन्होंने किया और इनकी किताब हुई सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी, द सोशियोलॉजी ऑफ हाउसवर्क, जो कि 1974 में इन्होंने द सोशियोलॉजी ऑफ हाउसवर्क लिखी और 1972 में इन्होंने सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी लिखी। इन्होंने घरेलू श्रम और लैंगिक असमानता का आलोचनात्मक विश्लेषण किया है। ये क्वेश्चन इसके पहले चर्चा हो चुकी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये देखिए, अगला प्रश्न भी उसी तरह महत्वपूर्ण है, इस पे चर्चा हम लोगों ने की है। स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है, ये किसने कहा? तो ये स्टेटमेंट अभी इसके पहले चर्चा कर चुके हैं, सिमोन दी बोवुआर का।
स्टेटमेंट है उनकी किताब द सेकंड सेक्स से। सुलामित फायरस्टोन के बारे में ये ऐसा मानती हैं सुलामित फायरस्टोन कि महिलाओं के जो दमन का मूल कारण है वो उनकी जैविक संरचना के कारण है, जैविक संरचना के कारण है। महिलाओं की जो जैविक संरचना है, अर्थात जो ये संतति पैदा करने की जो संरचना है, जैविक संरचना है, वही उनके दमन का मूल कारण है, बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन। इन्होंने ये कहा कि कृत्रिम गर्भधारण टेक्नोलॉजी के माध्यम से या तकनीक के जरिए कृत्रिम गर्भधारण करके महिलाओं को इस जैविक बंधन से यदि मुक्त दिला सके तो महिलाओं की स्थिति सुधर सकती है। तो ये बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन को नकारती हैं और ये कहती हैं कि कृत्रिम गर्भधारण के माध्यम से जैविक मतलब तकनीक के माध्यम से ये जो कमजोरी है महिलाओं की, जैविक बंधन है, इससे मुक्त करने की वकालत इन्होंने की। और ये इसके बारे में भी जो नैन्सी जूलिया चोड्रो का जो आया है, इसके पहले द रिप्रोडक्शन ऑफ मदरिंग करके जो इनकी किताब थी, इसके पहले हमने चर्चा की है। इन्होंने माँ और बच्चे के बीच मनोवैज्ञानिक संबंधों का विश्लेषण किया है। वो कहती हैं कि परिवार में पालन पोषण का तरीका ही लड़के और लड़की में अलग अलग मानसिक प्रवृत्तियों को जन्म देता है। पालन पोषण के जरिए हम लिंगीय भूमिका का समाजीकरण के माध्यम से हम ग्रहण करते हैं और अगली पीढ़ी में भी वो स्थानांतरित होती रहती है, ऐसा वो कहते हैं। अन्य ओकले के बारे में फिर वही चर्चा है। इन्होंने जेंडर और सेक्स के बीच अंतर स्थापित किया और इन्होंने सांख्यिकी और समाजशास्त्रीय आंकड़ों के माध्यम से यह स्पष्ट किया, सिद्ध किया कि घरेलू काम कोई प्राकृतिक काम नहीं है बल्कि समाज द्वारा थोपा हुआ काम है जो जेंडर का निर्माण करता है। अगला प्रश्न, उत्तर आधुनिक नारीवाद जेंडर को किस रूप में देखता है? पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। अभी तक हम लोगों ने जो नाम पढ़ा नारीवाद में वो लिबरल फेमिनिज्म, रेडिकल फेमिनिज्म और मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म, सोशलिस्ट फेमिनिज्म के बारे में चर्चा पड़ी। ये एक नया कॉन्सेप्ट है पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। इससे संबंधित प्रश्न है, ये जेंडर को किस रूप में देखता है? ये जो जेंडर का प्रश्न है वो किस रूप में देखता है? पहचान के रूप में है, समाज संरचना के रूप में है, कि संस्कृति के रूप में है, कि विमर्श के रूप में है? तो इसमें ऑप्शन डिस्कोर्स है, क्योंकि उत्तर आधुनिक समाज, उत्तर आधुनिक नारीवाद जेंडर को विमर्श के रूप में देखता है। क्या है विमर्श? उत्तर आधुनिक नारीवादी जैसे कि जूडिथ बटलर हैं, जूडिथ बटलर एक नाम है, मिशेल फूको, ये जो उत्तर आधुनिक सिद्धांतकार है जो नारीवाद से जुड़े हुए हैं, वे ये मानते हैं कि जेंडर कोई प्राकृतिक या स्थिर सत्य नहीं है, कोई प्राकृतिक सत्य नहीं है, स्थिर सत्य नहीं है जो हमेशा रहेगा। ये किसके माध्यम से, जो जेंडर है वो किसके माध्यम से? जैसे भाषा के माध्यम से, भाषा के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से और विमर्श के माध्यम से। और सत्ता के माध्यम से, सत्ता के प्रतीकों के माध्यम से निर्मित होता है और परफॉर्म किया जाता है या अभिनीत होता है, उसको हम नाटक के रूप में या शो करते हैं। तो कहने का मतलब है कि विमर्श जो है, कोई विमर्श क्या है? ये मानता है कि जेंडर कोई स्थिर सत्य नहीं है, कि जो हमेशा एक नेचुरल या प्राकृतिक सत्य नहीं है, बल्कि ये विमर्श के माध्यम से, जिसमें भाषा, ज्ञान, सत्ता
इन सब के माध्यम से, विमर्श के माध्यम से जेंडर निर्मित होता है और परफॉर्म किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। समाज जो है बातचीत के जरिए, साहित्य के जरिए, ज्ञान की शाखा के जरिए जेंडर की धारणाओं को बार बार दोहराता है। जैसे जब हम एक सिलेबस के रूप में हम हर चीज पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में बार बार वो चीजें आती रहती हैं और बार बार दोहराने से क्या होता है, उस चीज को सच जैसा बना देता है। विमर्श ही तय करता है कि क्या सत्य है, क्या असत्य है किसी विशेष परिस्थिति में। तो जेंडर को विमर्श के रूप में देखता है। पहचान क्या है? पहचान आइडेंटिटी, इसमें ये जो है आधुनिक जो नारीवाद है या उदारवादी नारीवाद जेंडर को एक पहचान के रूप में देखता है। तो इसको हम उदारवादी नारीवाद के साथ जोड़ सकते हैं पहचान को। सामाजिक संरचना, ये मार्क्सवादी लोग सोचते हैं जेंडर को सामाजिक संरचना के कारण मानते हैं, तो इसको मार्क्सवादी नारीवाद के साथ जोड़ सकते हैं, समाजवादी नारीवाद के साथ जोड़ सकते हैं। कहने का मतलब जो पारंपरिक नारीवाद है उसको सामाजिक संरचना के साथ जोड़ा जा सकता है। और ये एक अलग शाखा है सांस्कृतिक नारीवाद, संस्कृति को देखती है। सांस्कृतिक नारीवाद जेंडर को सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर या सीखे के व्यवहार के रूप में देखता है, जहां महिलाओं के जो पारंपरिक गुण हैं जैसे दया, शील, क्षमा, देखभाल, भावना, ये सब को पुरुषों से अलग लेकिन महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो उत्तराधुनिक नारीवाद जेंडर को विमर्श के रूप में देखता है। उग्र नारीवाद मुख्यतः किसे चुनौती देता है? उग्र नारीवाद मुख्यतः किसे चुनौती देता है? तो हमने शुरू में ही बताया है, जो रेडिकल फेमिनिज्म है वो पैट्रियार्की को महत्वपूर्ण स्थान देता है महिलाओं के दमन के पीछे। महिलाओं के दमन का मुख्य कारण पैट्रियार्की को मानता है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, पुरुष वर्चस्व। और ये समानता की बात जो है उदारवादी नारीवाद करता है। शिक्षा, कानून, ये सब जो है उदारवादी नारीवाद इसको जो है के साथ हम जोड़ सकते हैं। समानता तो सभी नारीवाद का मुख्य उद्देश्य है। ये उग्र नारीवाद का भी जो है अंतिम लक्ष्य हो सकता है, लेकिन इसे हम सिर्फ कानूनी या आर्थिक समानता तक ही सीमित नहीं मान सकते हैं, क्योंकि उग्र नारीवाद ये कहता है जब तक सामाजिक संरचना नहीं परिवर्तित होगी तब तक समानता नहीं आएगी। तो इसमें उग्र नारीवाद मुख्यतया पुरुष वर्चस्व से संबंधित है। शिक्षा के आधार पर महिलाओं की समानता की बात जो है उदारवादी नारीवाद करता है। कानून की भी बात जो है, कानून में बदलाव की बात या कानूनों के आधार पर महिलाओं के सम्मान की बात करता है उदारवादी नारीवाद ही। अगला प्रश्न आते हैं, जेंडर को सामाजिक भूमिका के रूप में किसने परिभाषित किया? जिसे व्यक्ति निभाता है और समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसमें दो पॉइंट जरूरी देखिए, व्यक्ति निभाता है और समाज द्वारा स्वीकार किया जाता है। मतलब जेंडर को किसने सामाजिक भूमिका के रूप में स्वीकार किया? तो अभी इसके पहले क्वेश्चन आया हुआ उसमें चर्चा की थी कि पार्सन्स ने परिवार में भूमिका को दो भागों में बांटा, इंस्ट्रूमेंटल रोल एंड एक्सप्रेसिव रोल। इंस्ट्रूमेंटल रोल पुरुषों का कार्य है, पुरुषों की भूमिका है, और जो एक्सप्रेसिव रोल है वो महिलाओं की भूमिका है। तो कहीं ना कहीं ये जेंडर को सामाजिक भूमिका के रूप में टालकट पार्सन चित्रित करते हैं। तो इसमें टालकट पार्सन सही होगा। जुडिथ बटलर जो है जेंडर को सामाजिक भूमिका नहीं मानती हैं, बल्कि इसको क्या मानती हैं, वो परफॉर्मेटिविटी की बात करती हैं। वो परफॉर्मेटिव मानती हैं या अभिनय मानती हैं सामाजिक भूमिका को, जो भाषा और व्यवहार के जरिए दोहराया जाता है। अभी मैंने बताया उत्तर आधुनिक नारीवादी से जोड़ी हैं मिशेल फूको और ये, और जिसमें वो कहते हैं कि बार बार जो है दोहराया जाता है, किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से। जब किसी भूमिका को बार बार दोहराते हैं तो वो हमारे जहन में, हमारे मस्तिष्क में
सच जैसा स्थापित हो जाता है और ये एक अभिनय है, एक परफॉर्मेंस है। सुलामित फायरस्टोन भी जो है उग्रवादी नारीवादी हैं। ये उत्तर आधुनिक नारीवादी और ये उग्र नारीवादी। ये कहती हैं कि जेंडर भूमिकाओं को समाज द्वारा स्वीकृत कोई सामान्य व्यवस्था नहीं मानती हैं ये, बल्कि ये पुरुषों द्वारा महिलाओं के जैविक और शारीरिक शोषण का एक जरिया मानती हैं। और ये नैन्सी जियाचोड्रो, ये जूलिया है, ये गलत प्रिंट हुआ है। और ये द प्रोडक्शन ऑफ मदरिंग, इसके पहले हम चर्चा इस पे कर चुके हैं। ये कहती हैं कि जेंडर केवल बाहर से सीखी हुई भूमिका नहीं है, बल्कि बचपन में माँ के साथ संबंधों के दौरान जो समाजीकरण के माध्यम से हमारे अचेतन मन में गहराई से बैठ जाती है और बार बार वो अगली पीढ़ी में भी स्थानांतरित हो जाती है। तो ऐसी बात जब प्रोडक्शन ऑफ मदरिंग में वो कहती है। अगला प्रश्न, जेंडर केवल उतना ही है, बढ़िया लाइन है, जेंडर केवल उतना ही है जितना वो किया निभाया जाता है। ये विचार किससे संबंधित है? जेंडर इज ओनली really only to that extent that it is performed is related to जुडिथ बटलर, उत्तर आधुनिक नारीवादी। जुडिथ बटलर के साथ ये जुड़ता है सीधे सीधे, और किस सिद्धांत से जुड़ता है? वो जेंडर परफॉर्मेटिविटी या जेंडर परफॉर्मेटिव थियरी में ये जुड़ता है। जेंडर परफॉर्मेटिव थियरी से ये जुड़ता है, जिसका प्रतिपादन उन्होंने अपनी पुस्तक जेंडर ट्रबल में किया था। इनकी किताब है जेंडर ट्रबल, जो कि उन्होंने 1990 में लिखी थी। ये मानती हैं कि जेंडर जैसी कोई आंतरिक या स्वाभाविक चीज पहले से मौजूद नहीं होती है कि शुरू में जन्म लेते ही हमारे अंदर आ जाती है, बल्कि हमारे कपड़े पहनने से, बोलने से, व्यवहार करने का जो अभिनय है, मतलब ये जो परफॉर्मेंस हम करते हैं सोसाइटी में, उससे ही हमारे जेंडर का निर्माण होता है। जेंडर एक ऐसा अभिनय है जो लगातार समाज में दोहराया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। तो जेंडर परफॉर्मेटिव थियरी जो है जुडिथ बटलर से रिलेटेड है, जो उनकी किताब जेंडर ट्रबल में प्रस्तुत की गई है। और सुलामित फायरस्टोन, उग्र नारीवादी, इनका मुख्य काम जो है जेंडर के पीछे वर्ग दमन और जैविक पुनरुत्पादन, वर्ग दमन और जैविक पुनरुत्पादन। बार बार इसलिए हम लिख रहे हैं कि अगर बार बार हम इसको रिपीट करेंगे तो ये चीजें हमारे दिमाग में बैठ जाएंगी कि कौन सा नारीवादी सिद्धांतकार किस मतलब किस वेव से जुड़ा हुआ है और उसकी कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं। जेंडर को टारगेट पर्सन तो जेंडर को एक सामाजिक संरचना का हिस्सा मानते हैं, जिससे व्यक्ति जो है समाज के नियमों के तहत सीखता है। जो भी इसके पहले प्रश्न आया था कि जेंडर उतना ही है जितना हम करते हैं और समाज उसको देखता है। व्यक्ति समाज के नियमों के तहत ही हम जेंडर को सीखते हैं, सोशलाइजेशन के माध्यम से। ये कोई ऐसा लचीला प्रदर्शन होता है जिसे व्यक्ति रोज अभिनीत करता है। हाँ, इसमें एक नाम और आ रहा है, जूलिया क्रिस्टेवा। जूलिया क्रिस्टेवा ये फ्रांसीसी दार्शनिक हैं, मनोविश्लेषक हैं और उत्तर संरचनावादी हैं, उत्तर संरचनावादी विचारक हैं। इनका जो मुख्य काम है भाषा के तहत है, प्रतीकों में है, मातृत्व में है, मतलब भाषा पर इनका काम है। सेमोआइटिक पे इसका काम है, सेमोआइटिक
सेमियोटिक मतलब प्रतीक का अध्ययन, उसको सेमियोटिक्स कहते हैं। प्रतीकों के अध्ययन से रिलेटेड होता है सेमियोटिक्स। और मैटरनिटी मातृत्व, इनका जो अध्ययन है इन तीन चीजों पर आधारित है। इसके और इसके क्या किस पे मनोवैज्ञानिक पक्षों पर आधारित है, मनोवैज्ञानिक पक्षों पर आधारित है। और ये भाषा और साहित्य के माध्यम से, भाषा एवं साहित्य के माध्यम से पितृसत्ता पर चोट के लिए जानी जाती हैं। मतलब वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था पर चोट करती हैं। व्यवस्था पर चोट करती हैं जिसके माध्यम से, भाषा और साहित्य के माध्यम से। जूलिया क्रिस्टेवा। अगला प्रश्न, कार्यस्थल पर उत्पीड़न क्या है? व्हाट इज वर्क प्लेस हैरेसमेंट? कार्यस्थल पर उत्पीड़न क्या है? कर्मचारियों के बीच मित्रतापूर्ण व्यवहार, ऐसा अवांछित व्यवहार जो शत्रुतापूर्ण वातावरण बनाता है, नियमित कार्यालय संचार और टीम सहयोग। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, ऐसा अवांछित व्यवहार जो शत्रुतापूर्ण वातावरण बनाता है। फिर वो प्रश्न आया, सेक्स और जेंडर में मुख्य अंतर क्या है? तो हमने इसके पहले बताया दोनों समान है, नहीं दोनों समान नहीं है। जेंडर जैविक है, सेक्स सामाजिक है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है। जेंडर सामाजिक एवं सांस्कृतिक है, सेक्स जैविक है। जो हमारे महिला और पुरुष के बीच जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेज है, जैविक अंतर है, उसे हम सेक्स कहते हैं, उसको सेक्स के रूप में कहा जाता है। और जेंडर क्या है? समाजीकरण के माध्यम से समाज की जो सामाजिक सांस्कृतिक संरचना है, समाज की सामाजिक सांस्कृतिक रूल्स और रेगुलेशंस हैं, वो किसी को सबऑर्डिनेट और किसी को डोमिनेंट बना देते हैं। तो जेंडर का निर्माण भी सामाजिक सांस्कृतिक रूप से होता है। और ये अंतर स्थापित किया किसने? एन.ए. ओकले ने। इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं। जो अंतर स्थापित किया है उन्होंने, किसने? एन.ए. ओकले। उग्रवादी नारीवादी एन.ए. ओकले ने ये अंतर स्थापित किया है। दोनों सांस्कृतिक है? नहीं, एक सांस्कृतिक है, एक जैविक है। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न, समानता का क्या अर्थ है? बहुत सारा क्वेश्चन है। इक्वलिटी मीन्स कोई व्यवहार नहीं, अलग अलग व्यवहार, समान व्यवहार, मतलब समान व्यवहार। इसमें ऑप्शन समान व्यवहार सही होगा। ये प्रश्न आसान है था। उसके बाद अगला प्रश्न है, द फेमिनिन मिस्टिक की लेखिका कौन है? द फेमिनिन मिस्टिक की लेखिका कौन है? तो ये बेट्टी फ्राइटन की किताब है, बेट्टी फ्राइटन की किताब है। और ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है जो 1963 में प्रकाशित हुई थी। तो ये भी याद रखें, 1963 में ये प्रकाशित हुई थी। और इस पुस्तक को अमेरिका में नारीवाद की, जो अमेरिका में नारीवाद की दूसरी लहर की शुरुआत माना जाता है। इस पुस्तक से अमेरिका में जो द्वितीय लहर स्टार्ट होती है, इसी पुस्तक से शुरू होती है, द फेमिनिन मिस्टिक से शुरू होती है। इसमें उन्होंने अमेरिका की गृहिणियों, जो बेट्टी फ्राइटन है, इन्होंने अमेरिका की गृहिणियों की उस छिपी हुई निराशा और बेचैनी, निराशा एवं बेचैनी को उजागर किया था, जिसे उन्होंने कहा था कि अमेरिका की जो महिलाएं हैं उनके अंदर जो निराशा और बेचैनी है उसका कोई नाम नहीं है। मतलब द प्रॉब्लम दैट हैज नो नेम, द प्रॉब्लम दैट हैज नो नेम करके इसको
व्याख्यायित किया है। एक ऐसी समस्या जिसका कोई नाम नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था। तो अमेरिका में नारीवाद की दूसरी लहर इसी किताब से आती है। सिमोन दी बोवबार अस्तित्ववादी विचार द सेकंड सेक्स की लेखिका, जो 1949 में उन्होंने लिखी थी। 1949 में द सेकंड सेक्स लिखी इन्होंने, द सेकंड सेक्स इन्होंने लिखी। और इन्होंने महिलाओं को समाज में पुरुषों द्वारा निर्मित दूसरा दर्जा दिए जाने की आलोचना की। सुलामित फायरस्टोन ये प्रखर रेडिकल नारीवादी हैं, उग्र नारीवादी हैं। इनकी किताब द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स 1970, जिन्होंने वर्ग संघर्ष के मार्क्सवादी ढांचे को लैंगिक संघर्ष और जैविक पुनरुत्पादन पर लागू किया था। अर्थात जो मार्क्सवादी ढांचा है वर्ग संघर्ष का, उसको और बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन को इन्होंने महत्वपूर्ण माना था, महिलाओं के अधीनता का। और एंजेला डेविस ये एक अमेरिकी मार्क्सवादी नारीवादी हैं, कार्यकर्ता हैं, शिक्षाविद हैं। और इनका मुख्य काम जो है रेस, क्लास एंड ओमेन रेस एंड क्लास, मतलब नारीवाद, वर्ग और नस्ल पर इनका काम है। तो ये किताब के रूप में भी है, ओमेन रेस एंड क्लास, जो कि उन्होंने 1981 में लिखी थी। तो ये अमेरिका की नारीवादी कार्यकर्ता हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, सेक्सुअल पॉलिटिक्स किसने लिखी? तो ये किताब कैट मिलेट की है, जो कि उन्होंने 1970 में लिखी थी। और ये रेडिकल नारीवाद का एक मुख्य वैचारिक स्तंभ है, उसकी एक विचारधारा है। इस पुस्तक में ही उन्होंने स्थापित किया था कि स्त्री पुरुष के जो बीच संबंध है केवल व्यक्तिगत या जैविक नहीं है, बल्कि वे पूरी तरह से वो राजनीतिक है। कहने का मतलब जो महिलाओं की अधीनता है वो राजनैतिक है, क्योंकि ये जो अधीनता है वो शक्ति और प्रभुत्व पर आधारित है। जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स की बातें करती हैं वो कहती हैं शक्ति और प्रभुत्व पुरुषों का है, इसीलिए महिला अधीन है। तो ये स्त्री पुरुष के बीच जो संबंध है सबॉर्डिनेट का और डोमिनेंस का, ये केवल जैविक नहीं है, केवल जैविक या सामाजिक नहीं है, बल्कि राजनीतिक है, क्योंकि वे शक्ति और प्रभुत्व पर आधारित होते हैं। और ये जर्मन ग्रियर ये ऑस्ट्रेलियाई नारीवादी हैं, लेखिका हैं, विद्वान हैं। और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध और प्रभावशाली जो पुस्तक है वो है, बहुत महत्वपूर्ण बुक है, द फीमेल यूनुक, EUNUCH, क्या पढ़ा जाएगा, यूनुक क्या पढ़ा जाएगा, द फीमेल यूनुक, जो 1970 में इन्होंने ये भी किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि जो पारंपरिक उपनगरीय परिवार हैं, सबअर्बन सोसाइटीज हैं, वे महिलाओं की जो कामुकता है और ऊर्जा को कुंठित कर देते हैं, उन पे रोक लगा करके उनकी जो कामुकता है और उनकी जो ऊर्जा है उन दोनों पर रोक लगाते हैं। तो ये बहुत ही ड्रास्टिक बुक्स थी। ऑस्ट्रेलियाई लेखिका और नारीवादी थिंकर हैं, द फीमेल यूनुक किताब लिखती हैं। एक नाम और महत्वपूर्ण आता है वेल हुक्स का। वेल हुक्स ये नाम वास्तविक नहीं है, ये ग्लोरिया जीन वाटकिंस
ग्लोरिया जीन वाटकिंस का छद्म नाम है बेल हुक्स। वास्तविक नाम ग्लोरिया जीन वाटकिंस था और यह एक अश्वेत नारीवादी हैं। अश्वेत, बाद में नारीवाद जो है का विस्तार श्वेत और अश्वेत दोनों में होता है। पहले अश्वेत इस आंदोलन से बाहर थे, तो इसमें अश्वेत नारीवादी और सामाजिक कार्यकर्ता हैं ये। इनका काम जो है मुख्य रूप से नारीवाद में नस्लवाद और पूंजीवाद के प्रभाव को जोड़कर देखना है। वही नस्ल की बात, जो नस्लवाद को भी इन्होंने नारीवाद में जोड़ा। और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है, जो कई बार पूछी भी गई है, वो है एंट आई ए ओमेन। क्या मैं महिला नहीं हूं? एंट आई मतलब ए आई एन कॉमा टी आई ए ओमेन, एंट आई ए ओमेन इनकी किताब है बेल हुक्स की। इनका जो नाम था वास्तविक था ग्लोरिया जीन वाटकिंस, जिन्होंने इसको एक छद्म नाम अपना दिया था बेल हुक्स के नाम से। और ये रेसिज्म के लिए जानी जाती, विशेष करके रेसिज्म को उन्होंने नारीवाद में जोड़ा। श्वेत और अश्वेत का जो डिफरेंस है अमेरिका में, मतलब नस्लवाद और पूंजीवाद दोनों को जोड़ करके नारीवाद को समझने का काम किया। और जूडिथ बटलर के बारे में हमने चर्चा की ही है। ये उत्तराधुनिक नारीवादी हैं, उत्तराधुनिक, जो जेंडर परफॉर्मेटिव थियरी के लिए जानी जाती है। उनकी पुस्तक जो है जेंडर ट्रबल 1990। ये देखिए अगला प्रश्न भी वही आ गया जो मैंने भी चर्चा की थी, जर्मन ग्रियर का। जर्मन ग्रियर की किताब है द फीमेल यूनुक, द फीमेल यूनुक जर्मन ग्रियर की किताब है। और ये 1970 में इन्होंने लिखा था, 1970। और यूनुक मीन्स होता है नपुंसकता, नपुंसक। इसे समझ में आएगा आप लोगों को। कहने का मतलब है इन्होंने इस पुस्तक में यूनुक शब्द का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप से यह दर्शाने के लिए किया था कि किस प्रकार से जो पैट्रियार्की है, पितृसत्तात्मक समाज है, और जो पारंपरिक विवाह व्यवस्था है, किस प्रकार से महिलाओं को उनकी जो वास्तविक कामुकता है, वास्तविक इच्छा है, वास्तविक स्वाभाविकता है, उसको उससे जो है पूरी तरह से वंचित कर देता है। इससे उनकी एनर्जी भी दब जाती है। तो कहीं ना कहीं केवल कामुकता पर ही प्रहार नहीं होता, कामुकता को ही नहीं दबाया जाता, उनकी एनर्जी, उनकी इच्छाओं को, उनकी जो नेचुरलिटी है, उनकी जो क्रिएटिविटी है, उस पर भी उसका फर्क पड़ता है। और बेट्री फ्राइटन, ये कभी कोई प्रश्न आता है। वेडी फ्राइटन एक संस्था से जुड़ी, उसकी अध्यक्ष थी NOW, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन। NOW की अध्यक्ष थी। इनकी पुस्तक अभी इसके पहले आई थी जो द फेमिनिन मिस्टिक, फेमिनिन मिस्टिक, फेमिनिन मिस्टिक बेटी फ्राइटन की किताब है। और ये उदारवादी नारीवाद का मुख्य घोषणा पत्र के रूप में भी इसको जाना जाता है। और सिमोन दे बोवुआर के बारे में चर्चा कर ही लिए हैं, द सेकंड सेक्स। और एक ये मैरी वोllstonecraft, इसमें नया नाम है जो अभी तक मैंने हल किया यहाँ तक प्रश्न। ये इतिहास की सबसे पहली नारीवादी विचारकों में से एक मानी जाती है। फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, नारीवाद की पहली तरंग, नारीवाद की पहली तरंग की अग्रदूत मानी जाती हैं, कि अग्रदूत, क्योंकि इन्हीं की किताब 1792 में आई थी, 1792।
1792 में इनकी जो किताब आई, द विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, द विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन। सत्रह सौ बानवे में इन्होंने एक ऐतिहासिक पुस्तक लिखी जिसमें महिलाओं के लिए समान शिक्षा, समान अधिकारों की बात की, उसकी पुरजोर वकालत की। तो नारीवाद की पहली तरंग की अग्रदूत मानी जाती हैं मैरी वोllस्टोक्राफ्ट। द डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स पुस्तक किसकी है? तो ये किताब सुलामित फायरस्टोन की है और ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो 1970 में प्रकाशित हुई थी। रेडिकल नारीवाद का अंतरण जो अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ ये माना जाता है। इसमें इन्होंने क्या किया था, आप इसको कह सकते हैं रेडिकल नारीवाद का, रेडिकल फेमिनिज्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये। और इसमें इन्होंने कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के भौतिकवादी द्वंद्ववाद को, डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म को जेंडर संबंधों पर लागू किया। महत्वपूर्ण चीज है ये कि जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म में बातें कही थी उसको जेंडर संबंधों पर लागू किया और तर्क दिया कि समाज का पहला वर्ग विभाजन पुरुष और स्त्री के बीच उनके जैविक अंतरों के कारण हुआ था, बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन के कारण हुआ था। और ये कैट मिलेट इसमें जो नाम है, ये रेडिकल नारीवादी ये भी हैं। सेक्सुअल पॉलिटिक्स के लिए जानी जाती है, इनकी बुक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स, सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1970। इन्होंने साहित्य और समाज में पितृसत्तात्मक संत संरचनाओं का विश्लेषण किया है। साहित्य के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से जो है जो पैट्रियार्की है वो महिलाओं को नीचा दिखाती है, महिलाओं का दमन करती है। जर्मन ग्रियर फीमेल फेनिक जो कहती हैं कि जो पितृसत्तात्मक संरचना है, पारंपरिक विवाह संरचना है, वो महिलाओं की कामुकता को दबा देती है, उनकी एनर्जी को दबा देती है, उनके जो उनकी क्रिएटिविटी है, जो स्वाभाविकता है उसको दबा देती है, जिससे महिलाओं का नुकसान होता है। और इन्होंने महिलाओं की कामुकता पर जो पितृसत्ता का बंधन है उसकी आलोचना इन्होंने की है। एंजेला डेविस जो है अश्वेत नारीवादी हैं और मार्क्सवादी विचारधारा है इनकी, अश्वेत और मार्क्सवादी हैं, मार्क्सवादी नारीवादी विचारक हैं। या ब्लैक फेमिनिज्म भी कहते हैं, ब्लैक फेमिनिज्म। ओमेन रेस एंड क्लास, अभी इसके पहले हमने चर्चा की है, ओमेन रेस एंड क्लास 1981, जो ये समझाती हैं कि किस प्रकार से नस्ल, वर्ग और जेंडर ये तीनों मिलकर के महिलाओं का शोषण करते हैं, तीनों मिलकर के महिलाओं का शोषण करते हैं। कल्चरल हेजुमनी शब्द किसने विकसित किया? ये कई बार प्रश्न आया, आप लोगों को पता भी होगा। कल्चरल हेजुमनी तो ये एंटोनियो ग्राम्शी की अवधारणा है। एंटोनियो ग्राम्शी ने मतलब इनका एक प्रसिद्ध मार्क्सवादी सिद्धांत है एंटोनियो ग्राम्शी का, कल्चरल हेजुमनी। जो ये कहाँ के विचारक थे? इटली के थे, इटली के विचारक थे। इन्होंने अपनी एक किताब, क्या था, एक नोटबुक लिखा था, किताब लिखी थी जेल डायरी। महत्वपूर्ण चीज है, जेल डायरी में ही ये बात उन्होंने कही थी, जेल डायरी, या इसको कह सकते हैं आप प्रिजन नोटबुक, प्रिजन नोटबुक। प्रिजन नोटबुक में कल्चरल हेजीमनी का प्रतिपादन इन्होंने किया था। उन्होंने समझाया ये कि शासक वर्ग जो होता है, रूलिंग क्लास जो होता है, वो केवल सेना के माध्यम से या पुलिस के बल प्रयोग के माध्यम से ही राज नहीं करता है, बल्कि वो शिक्षा है,
धर्म है, मीडिया है, संस्कृति है, अर्थात विचारधारा के माध्यम से अपने विचारों को पूरे समाज में इस तरह से फैला देता है कि आम जनता उसी को स्वाभाविक मानने लगती है या जनरल सामान्य मानने लगती है। अर्थात जो शासक वर्ग है केवल बल प्रयोग के माध्यम से, सेना के माध्यम से, पुलिस के माध्यम से ही नहीं जनता को कंट्रोल में रखती है, बल्कि वो कल्चरल हेजेमोनी के माध्यम से अर्थात विचारधारा के माध्यम से जो शिक्षा, धर्म, मीडिया और संस्कृति इसके टूल्स हैं, उसके माध्यम से अपने विचारों को जो चाहती है समाज में इस तरह से फैला देती है कि आम जनता ये मानने लगती है कि यही जनरल है, यही सामान्य है और यही स्वाभाविक है, यही सत्य है जो किया जा रहा है। मतलब उसका विरोध करने की उसमें क्षमता नहीं रह जाती है। तो ये महत्वपूर्ण है और इसमें एक नाम फूको का है। फूको के बारे में हम जानते हैं, उत्तराधुनिकवादी विचारक हैं। इन्होंने ज्ञान और सत्ता पर विशेष काम किया है। ज्ञान और सत्ता पर विशेष काम इन्होंने किया है। और मतलब ज्ञान और सत्ता का क्या संबंध है, इनका काम विमर्श पर भी है। इसके पहले भी जो भी क्वेश्चन आया था, विमर्श पर इनका काम, डिस्कोर्स के लिए जाने जाते हैं और ये जैव सत्ता के लिए भी जाने जाते हैं। माइक्रो एनालिसिस ऑफ पावर या जैव सत्ता के बारे में भी इन्होंने इसको बायो पावर के लिए भी जाने जाते हैं। इन्होंने इस पे काम किया है। सांस्कृतिक आधिपत्य पे इन्होंने काम नहीं किया है। देरिदा का जो महत्वपूर्ण अवधारणा है वो विखंडनवाद, डिकंस्ट्रक्शन है। फ्रांसीसी दार्शनिक हैं और डिकंस्ट्रक्शन के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। इनका जो मुख्य काम है वो भाषा पर है, पाठ पर और अर्थ की अनिश्चितता पर केंद्रित है। वे उसका डिकंस्ट्रक्शन करते हैं, विखंडन करते हैं भाषा का और पाठ का, क्योंकि अर्थ निश्चित नहीं है। तो इस पर ये काम इनका है। हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में हम जानते ही हैं, सामाजिक डार्विनवाद, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो इसके बाद अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हेजोमोनिक मैस्कुलिनिटी। हेजियोमोनिक मैस्कुलिनिटी शब्द किसने विकसित किया? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये रेविन कॉर्नेल का है। ये अवधारणा, ये शब्द, सॉरी इसमें शब्द लिखा, शब्द ये जो है रेविन कॉर्नेल का है। क्या है ये? ये ऑस्ट्रेलियाई जो है समाजशास्त्री हैं, R.W. कॉर्नेल, जिनकी पुस्तक का नाम है मैस्कुलिनिटी। पुस्तक लिखी इन्होंने मैस्कुलिनिटी 1995 में इन्होंने ये किताब लिखी। और इन्होंने ये कहा कि जो हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी है ये पुरुषत्व का वो आदर्श रूप है जिसे समाज में सबसे ऊपर रखा जाता है। इन्होंने जो मैस्कुलिनिटी है, पुरुषत्व है, इसकी हिंदी होती है पुरुषत्व। पुरुषत्व पुरुषत्व किताब लिख करके इन्होंने बताया कि पुरुषत्व को, उन्होंने 4 प्रकार के पुरुषत्व की चर्चा की है। पहला है हेजेमोनिक मैस्कुलिनिटी, दूसरा सबऑर्डिनेटेड मैस्कुलिनिटी, और तीसरा कॉम्प्लिसिट मैस्कुलिनिटी, और चौथा मार्जिनलाइज्ड मैस्कुलिनिटी। 4 प्रकार के मैस्कुलिनिटी की बात वो करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जो हेजियोमोनिक मैस्कुलिनिटी है ये पुरुषत्व का आदर्श रूप है जिसको समाज में सबसे ऊपर रखा जाता है। जैसे शारीरिक रूप से मजबूत होना, भावनाएं न दिखाना, रोना नहीं कभी है, कमाऊ होना, आक्रामक होना, हमेशा अपने को सुपीरियर महसूस कराना। तो ये सारी चीजें हेजियोमोनिक मैस्कुलिनिटी है। और यह व्यवस्था क्या करती है, जो हेजियोमोनिक मैस्कुलिनिटी है यह महिलाओं को दबाती है और उन पुरुषों को भी इतना मजबूत मानती है
मतलब उन पुरुषों को भी इतना कमतर आंकती है जो कि इस पारंपरिक ढांचे में फिट नहीं होते, अर्थात उनको भी डाउन मानती है, उनको भी तवज्जो नहीं देती है, कमतर मानती है जो इस पारंपरिक ढांचे में फिट नहीं बैठते हैं। तो जो ये हेजोमेनिक है ये थोड़ा सा ज्यादा आदर्श है। फिर सबऑर्डिनेटेड मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं, इसकी ठीक विपरीत है जो कि कमजोर हैं, जो हमेशा कारुणिक हैं, डरते हैं, कमजोर अपने को महसूस करते हैं, तो वो सबऑर्डिनेटेड मैस्कुलिनिटी है। और जो कॉम्प्लिसिट मैस्कुलिनिटी है वो मिली भगत वाला पुरुषत्व जिसमें दोनों प्रकार के गुण होते हैं। और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है मैस्कुलिनिटी है वो हाशिए पर स्थित पुरुषत्व की बात करते हैं। तो 4 प्रकार के मैस्कुलिनिटी की बात करते हैं, 4 प्रकार की मैस्कुलिनिटी की बात रेविन कॉर्नेल करते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखिएगा, प्रश्न पूछे भी जा सकते हैं। और इसमें सेरी वी आर्टनर ये अमेरिकी सांस्कृतिक मानववादी हैं। इनका एक प्रसिद्ध लेख था कि इज फीमेल टू मेल एज नेचर टू इज टू कल्चर। ये महत्वपूर्ण किताब, इसको लिख देते हैं हम, इज फीमेल टू मेल एज नेचर इज टू कल्चर। ये सेरी वी आर्टनर का है जो इन्होंने लिखा था। इनमें इन्होंने तर्क दिया था कि दुनिया का हर समाज, तो दुनिया के हर समाज में महिलाओं को प्रकृति के करीब और पुरुषों को संस्कृति के करीब मान लिया जाता है और इसी आधार पर महिलाएं कमजोर हो जाती हैं। मतलब महिलाओं को प्रकृति के करीब और पुरुषों को संस्कृति के करीब मान करके महिलाओं को कमतर आंका जाता है। ये सेरी वी आर्टनर का है। टेरेसा डी लॉरेटस ये इतावली नारीवादी हैं, इटली की हैं, इतावली नारीवादी हैं और ये फिल्म सिद्धांतकार हैं। और इन्होंने सबसे पहले क्वेर थ्योरी शब्द का प्रयोग किया था, बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेर थियरी शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया है, ध्यान रखें। क्वीर थियरी शब्द का प्रयोग टेरेसा डी लॉरेटस ने, इटली नारीवादी हैं, इन्होंने 1990 के दशक में अकादमिक जगत में लैंगिक और यौनिक विविधताओं के अध्ययन के लिए, क्योंकि क्वीर थियरी किससे संबंधित है, एक शब्द में जानिए इसको, क्वीर थियरी लैंगिक एवं यौनिक विविधताओं के अध्ययन के लिए क्वेर थ्योरी का प्रयोग होता है। तो क्वेर थ्योरी टेरेसा डी लॉरेटिस ने सबसे पहले दिया। और इसमें एक नाम सेजविक है, ये जेंडर अध्ययन की बहुत बड़ी विद्वान रही हैं। जेंडर क्वेर थियरी और जेंडर अध्ययन की बहुत बड़ी विद्वान रही हैं। और इन्होंने एक किताब लिखी, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द क्लोसेट, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द क्लोसेट सेजविक की किताब है। एपिस्टेमोलॉजी, एक मिनट, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द क्लोजेट, एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द क्लोजेट 1990 में इन्होंने लिखी। और ये आधुनिक समलैंगिक पहचान और सामाजिक राजनीति का विश्लेषण करती है। तो इसमें 2 नाम हमारे पास नए आए जो कि क्वेर थ्योरी से संबंधित है। क्वेर थ्योरी, टेरेसा डी लॉरेटिस एंड सेजविक। इस पे प्रश्न आ सकते हैं। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन घरेलू हिंसा का एक रूप है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम में लिखा गया है कि किसी प्रकार का भावनात्मक शोषण, शारीरिक शोषण या आर्थिक शोषण, कोई भी शोषण है वो घरेलू हिंसा के अंतर्गत आएगा। इसमें उपयुक्त सभी होगा। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न में क्या शामिल है,
तो इसमें अवांछित शारीरिक संपर्क, हाँ, बिना इच्छा अवांछित मतलब जिसकी जरूरत ही नहीं है, इस प्रकार का जो अगर कार्यस्थल पर कोई शारीरिक संपर्क अवांछित करता है तो वो यौन उत्पीड़न कहलाता है। अशोभनीय टिप्पणी करता है, पदोन्नति के बदले एहसान मांगता है, इसमें सभी सही होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि इसको पदोन्नति के बदले एहसान मांगना, इसको हम कानून की भाषा में क्विड प्रो को कहते हैं। क्विड क्विड प्रो को कहा जाता है, तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। भारत में हिंदू महिलाओं पर कौन सा व्यक्तिगत कानून लागू होता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में हिंदू महिलाओं पर हिंदू व्यक्तिगत कानून लागू होता है। ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अब इसमें जो है हिंदू जो व्यक्तिगत कानून है ये कोडिफाइड लॉ है। जैसे हिंदू व्यक्तिगत कानून जो लागू होता है वो एक कोडिफाइड लॉ के तहत है। इसके अंतर्गत कोडिफाइड लॉ आते हैं, कोडिफाइड लॉ, जिसमें 3 अधिनियम सम्मिलित हैं। 3 अधिनियम इसके अंतर्गत आते हैं। पहला अधिनियम है हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। तो इसमें कोडिफाइड लॉ में 3 अधिनियम आते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट, एंड हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। तो ये 3 कोडिफाइड लॉ हैं जो हिंदू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत आते हैं। भारत में जो हिंदू महिलाओं पर यह व्यक्तिगत कानून लागू होता है। और इसमें जो मुस्लिम व्यक्तिगत कानून है ये 1937 में सरिया एप्लीकेशन एक्ट 1937 के माध्यम से लागू होता है। ईसाई व्यक्तिगत कानून में 2 हैं, इनमें इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है 1872 में, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। तो इसमें 1872 का एक कानून है, 1925 का एक कानून है। एक में जो है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट है 1872 का, और ये सेक्शन 1 उत्तराधिकार वाला 1925 में। और केवल विशेष विवाह अधिनियम ये 1954 में है, जिसके अंतर्गत अंतर धार्मिक विवाहों की स्वीकृति है। अगर कोई अंतर धार्मिक विवाह करता है तो विशेष विवाह अधिनियम के अंतर्गत वो आता है। ये एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जिसमें कोई भी 2 धर्म का व्यक्ति, अलग अलग धर्मों का व्यक्ति आपस में विवाह कर सकता है इसके माध्यम से। हाँ, एक बात और महत्वपूर्ण है कि जो हिंदू व्यक्तिगत कानून है जिसमें हिंदू विवाह अधिनियम है, इस हिंदू विवाह अधिनियम में जो है अंतर जातीय विवाह और हिंदू धर्म के अंतर्गत सिख, जैन, बौद्ध भी शामिल किए गए हैं। यदि किसी जैन, बौद्ध और सिख तथा हिंदू धर्म के आपस में अगर कोई विवाह होते हैं तो वो विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत नहीं माने जाएंगे, बल्कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत वो विवाह विधि पूर्ण होगा। तो इसके बाद अगला प्रश्न आता है, इसमें ऑप्शन जो होगा सी सही होगा, जिसमें कोडिफाइड लॉ है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 है, धर्म एक जेंडर आधारित संस्था है, ये किसने कहा? तो ये माइकल किमेल का स्टेटमेंट है। माइकल किमेल ने, ये नया नाम है माइकल किमेल। ये अमेरिकी समाजशास्त्री हैं और ये जेंडर अध्ययन के महत्वपूर्ण विद्वान हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में ये विस्तार से समझाया है कि किस प्रकार से धर्म, शिक्षा और कार्यस्थल
जैसी सामाजिक संस्थाएं निष्पक्ष नहीं होती हैं, बल्कि वे जेंडर आधारित संस्थाएं होती हैं। ये महत्वपूर्ण है कि उन्होंने समझाया है कि किस प्रकार से धर्म, शिक्षा और कार्यस्थल, धर्म, शिक्षा और कार्यस्थल, ठीक है, धर्म, शिक्षा, कार्यस्थल, ये सामाजिक संस्थाएं निष्पक्ष नहीं हैं, बल्कि ये जेंडर आधारित संस्थाएं हैं। ये सब कैसी संस्थाएं हैं? जेंडर आधारित संस्थाएं हैं। जो पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग अलग असमान नियम और वर्चस्व की संरचनाएं तैयार करती हैं। तो उसी से लाइन निर्मित है। धर्म एक जेंडर आधारित संस्था है। तो अगर अगली बार क्वेश्चन आ सकता है कि धर्म, शिक्षा, कार्यस्थल तीनों के बारे में उन्होंने कहा है। उसके बाद ये सुलामित फायरस्टोन के बारे में चर्चा कर ही चुके हैं। मैक्स वेबर, ये धर्म से संबंधित उनकी किताब जो प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है, जिसमें धर्म और अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों को दर्शाया गया है। इन्होंने धर्म को सामाजिक क्रिया और विचारों के संदर्भ में देखा है कि हाँ, किस प्रकार से धर्म जो है आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने में कैसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। कार्ल मार्क्स ने धर्म को अफीम माना था, जनता के लिए अफीम कहा था। इनका मुख्य ध्यान वर्ग संघर्ष पे था, आर्थिक संरचना पे था। उन्होंने कहा था कि धर्म जो है एक ऐसा अफीम है जो है प्रोलेटेरिएट को, सर्वहारा को वर्ग संघर्ष के विरुद्ध कर देता है, उसको संयमित कर देता है, उसको सोचने विचारने की क्षमता को खत्म कर देता है, एक ऐसा आवरण उस पर स्थापित कर देता है। फिर अगला प्रश्न है, भारत में ऑनर किलिंग को क्या माना जाता है? भारत में ऑनर किलिंग को क्या माना जाता है? कुछ परिस्थितियों में कानूनी, एक मामूली अपराध, कानून द्वारा दंडनीय अपराध, बिना कानूनी परिणाम वाला एक सामाजिक मानदंड। पहले चाहे जैसा रहा हो, लेकिन आज के समय में वो कानून द्वारा दंडनीय अपराध है। तो भारत में ऑनर किलिंग क्या है? कानून द्वारा दंडनीय अपराध है। अगला प्रश्न है, बाल पालन क्या है? चाइल्ड रियरिंग क्या है? चाइल्ड रियरिंग क्या है? बाल पालन क्या है? ये सेक्स रोल है या जेंडर रोल है? क्या है? जेंडर रोल है, सेक्स रोल है कि दोनों है? तो इसमें ये जो बाल पालन है ये जेंडर भूमिका के अंतर्गत आता है। कैसे? क्योंकि जेंडर भूमिका एक सामाजिक और सांस्कृतिक धारणा है। ये क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक धारणा है। शिशु के जन्म लेने के बाद उसका पालन पोषण करना, उसकी देखभाल करना, खाना खिलाना आदि कार्यों को समाज ने पारंपरिक रूप से महिलाओं की जिम्मेदारी को घोषित कर दिया है। ये महिलाओं की जिम्मेदारी के अंतर्गत जेंडर भूमिका को उन्होंने कर दिया है। चूंकि ये भूमिका समाज द्वारा तय की गई है और इसे पुरुष भी समान रूप से निभा सकते हैं, इसीलिए बाल पालन को समाज शास्त्र में एक जेंडर भूमिका माना गया, क्योंकि इसको महिला भी निभा सकता है, पुरुष भी निभा सकता है, लेकिन समाज ने इसको जेंडर भूमिका के रूप में वो महिलाओं के लिए ही क्लियर कर दिया है कि महिलाएं ही ये कार्य करेंगी। तो जो चाइल्ड रियरिंग है, बाल पालन क्या है? वो जेंडर भूमिका है। सेक्स भूमिका क्या है? सेक्स भूमिका एक जैविक और प्राकृतिक धारणा है, जैसे गर्भ धारण करना, शिशु को जन्म देना, और ये केवल महिला के शरीर द्वारा ही संभव है, महिला के शरीर द्वारा ही संभव है। तो इसलिए ये जो सेक्स भूमिका है ये प्राकृतिक है, लेकिन बच्चे का जो सामाजिक रूप से लालन पालन करना कोई जैविक व्यवस्था नहीं है। तो लालन पालन करना ये जैविक व्यवस्था नहीं, ये तो जैविक व्यवस्था है कि महिला ही बच्चे को जन्म दे सकती है। तो ये सेक्स भूमिका हो सकती है, सेक्स रोल हो सकता है, लेकिन बच्चे का पालन पोषण पुरुष भी कर सकता है, महिला भी कर सकती है। तो इसलिए ये जो बाल पालन की कॉन्सेप्ट है, जिसको समाज ने महिलाओं के जिम्मे कर दिया है, ये जेंडर भूमिका है। तो इसलिए ऑप्शन इसमें बी सही होगा। शायद मैं समझता हूँ समझ में आया होगा। इसमें दोनों लोग ए और बी दोनों लगा देते, जबकि नहीं, बाल पालन क्या है? जेंडर भूमिका है। अब आगे देखिए, एक प्रश्न आया फिर, बच्चे को जन्म देना क्या है? गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड, व्हाट इज दिस? इट इज सेक्स रोल। यहां पे देखिए बायोलॉजिकल है ये, कोई दूसरा नहीं कर सकता है, क्योंकि सेक्स भूमिका प्रकृति द्वारा तय है और जेंडर भूमिका समाज द्वारा तय है। तो इसमें बच्चे को जन्म देना एक सेक्स भूमिका है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
इसमें कौन सा नीति निषेध तत्व पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, 39 डी, 39 का डी, ये समान कार्य के लिए समान वेतन की बात करता है। ये भाग 4 का के अंतर्गत, भारतीय संविधान में भाग 4 का के अंतर्गत पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की बात 39 डी में की गई है, अनुच्छेद 39 में। जो अनुच्छेद 38 है, ये लोक कल्याण की बात करता है, राज्य के लिए लोक कल्याण की बात करता है, तो लोक कल्याण से संबंधित है। राज्य को एक ऐसी व्यवस्था बनाने की बात करता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जो लोक कल्याणकारी हो, लोक कल्याण के लिए जरूरी हो, और जो लोक कल्याण को बढ़ावा दे और ऐसी स्थिति और ऐसे अवसरों की असमानताओं को कम करे जिससे विभेद पैदा हो। और जो अनुच्छेद 42 है, ये मातृत्व और प्रसूति सहायता है, मातृत्व और प्रसूति सहायता से रिलेटेड है। जो अनुच्छेद 44 है, ये समान नागरिक संहिता से संबंधित है, समान नागरिक संहिता। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, अनुच्छेद 39 डी, जो कि नीति तत्वों में वर्णित है कि जो भारतीय संविधान कहता है राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित हो सके। इसके बाद अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न है, भारत में व्यक्तिगत कानून मुख्य रूप से किस पर आधारित होते हैं? तो व्यक्तिगत जो पर्सनल लॉ, भी जो बात हुई थी, हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, ये क्या धर्म और परंपराओं द्वारा निर्धारित होते हैं? तो स्पष्ट है, क्लियर है, क्योंकि जो सार्वजनिक कानून है, पब्लिक स्फेयर में आने वाले हैं, वो राजनीतिक उसके माध्यम से स्थापित होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अगला ऑप्शन है, अगला प्रश्न है, नारीवाद किसे चुनौती देता है? लंबा वीडियो हो जा रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। फेमिनिज्म चैलेंज, फेमिनिज्म चैलेंजेस क्या होता है? नारीवाद किसे चुनौती देता है? तो ये पैट्रियार्की को चुनौती देता है। हम बार बार कह चुके हैं, जो पितृसत्ता को ही महिलाओं के दमन का कारण मानता है, क्योंकि नारीवाद की सभी धाराएं, चाहे उदारवादी हो, उग्रवादी हो या मार्क्सवादी हो, बुनियादी तौर पर पितृसत्ता को ही चुनौती देती हैं, क्योंकि पितृसत्ता ही वो ही एक ऐसी सामाजिक और कानूनी या सांस्कृतिक व्यवस्था है जहां सत्ता, संपत्ति और निर्णय लेने का जो मुख्य अधिकार है वो पुरुषों के पास होता है, पुरुषों के हाथ में होता है, और महिलाओं को अधीनस्थ मान लिया जाता है। तो इसमें लोकतंत्र कभी भी नारीवाद जो है लोकतंत्र का विरोध नहीं करता है, बल्कि उसे और अधिक समावेशी करने की मांग करता है। और ये जो सोशलिज्म है, ये नारीवाद जो है कभी भी, नारीवाद जो है सोशलिज्म को कभी चुनौती नहीं देता, बल्कि समाजवादी नारीवाद समानता की बात करता है। और ये जो सेकुलरिज्म है, ये राज्य को धार्मिक मामलों से अलग रखता है, तो ये भी उससे संबंधित नहीं है। और इसके बाद अगला प्रश्न है, एक प्रसिद्ध भारतीय इको फेमिनिस्ट कौन है? तो इसमें ऑप्शन है, हम सभी जानते हैं, वंदना शिवा, स्टेइंग अलाइव। तो इसमें प्रसिद्ध भारतीय इको फेमिनिस्ट कौन है? तो ये वंदना शिवा है, और एक प्रख्यात या मतलब यशस्वी जो है या यशपूर्ण इनका पर्यावरण पे ही काम है, एक ऐसी कार्यकर्ता हैं, इको फेमिनिस्ट हैं। इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है स्टेइंग अलाइव, स्टेइंग अलाइव, स्टेइंग अलाइव बुक है। और इसमें इसका जो विस्तृत किताब का पूरा नाम है वो है वोमेन, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट। स्टेइंग अलाइव इनका शॉर्ट फॉर्म है किताब का, और इनका पूरा किताब है स्टेइंग अलाइव वोमेन, इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, जो कि उन्होंने 1988 में लिखी थी। और इसमें उन्होंने समझाया था कि किस प्रकार से प्रकृति का विनाश और महिलाओं का दमन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो मानती हैं कि पारंपरिक समाजों में
महिलाएं प्रकृति के सबसे ज्यादा करीब रही हैं और विकास के आधुनिक पुरुष प्रधान मॉडल ने दोनों का शोषण किया है, प्रकृति का भी शोषण किया है और महिलाओं का भी शोषण किया है। पारंपरिक रूप से महिलाएं प्रकृति के ज्यादा करीब रही हैं। जो आधुनिक अंधाधुंध विकास आया है, इसने महिलाओं का भी शोषण किया और प्रकृति का भी शोषण किया है। इसमें इरावती कार्वे, ये भारत की पहली महिला समाजशास्त्री आप कह सकते हैं इनको, और किंशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया की किताब है, और नातेदारी पर इनका अध्ययन है, जो चार क्षेत्रों में बांट करके इन्होंने नातेदारी का अध्ययन किया है। और इसमें उमा चक्रवर्ती, ये महत्वपूर्ण नाम है भारतीय नारीवाद में। ये नारीवादी विद्वान है, इतिहासकार भी हैं, और इन्होंने जेंडर, जाति और वर्ग संघर्ष, जेंडर, जाति एवं वर्ग के अंतर संबंधों पर काम इन्होंने किया है। जेंडर, जाति और वर्ग के अंतर संबंध पर इनका काम है। इन्होंने प्राचीन भारतीय समाज में जेंडर, जाति और वर्ग के अंतर संबंधों पर गहरा काम किया है। और इन्होंने ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की की बात की थी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ब्राह्मणिकल पैट्रियार्की की बात करती हैं। इसको इस कॉन्सेप्ट को स्थापित करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है उमा चक्रवर्ती का। ये नया नाम है। लीला दुबे भी एक मानवशास्त्री हैं और समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने इनको मतलब भारत में नारीवादी दृष्टिकोण से नातेदारी, विवाह और परिवार, नातेदारी, विवाह और परिवार के अध्ययन के लिए जाना जाता है। किस दृष्टिकोण से? नारीवादी दृष्टिकोण से। और इनका जो प्रसिद्ध लेख है वो है सीड एंड अर्थ, सीड एंड अर्थ, इनका प्रसिद्ध लेख है। बीज और धरती, जिसमें उन्होंने जेंडर और कृषि समाजों के प्रतीकों को उजागर किया है। तो इसमें प्रसिद्ध भारतीय को फेमिनिस्ट जो है, प्रसिद्ध ये हैं, और काम तो सबका भी है, उमा चक्रवर्ती का भी है और ये लीला दुबे का भी है। तो नहीं, इसमें हाँ, फेमिनिस्ट तो यही है, नारीवादी सब है, लेकिन फेमिनिस्ट हैं वंदना शिवा। उसके बाद अगला प्रश्न है, पुरुषों और महिलाओं के गुणों के बारे में लोगों की धारणाएं क्या कहलाती हैं? तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप कहलाती हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप ही है पुरुषों और महिलाओं के बारे में, कि गुणों के बारे में लोगों की धारणाएं। देखिए, इसमें केवल जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब ये नहीं होता है केवल महिलाओं के गुणों के बारे में जो धारणा है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के गुणों के बारे में जो धारणाएं हैं वो जेंडर रूढ़ियां कहलाती हैं। जैसे पुरुषों और महिलाओं का जो व्यवहार है वो अलग होता है, स्वभाव अलग होता है, क्षमता और गुण अलग अलग होते हैं। इस बारे में जो पहले से बनी बनाई अति सरलीकृत और पारंपरिक धारणाएं जो होती हैं उन्हें हम जेंडर रूढ़ियां कहते हैं, जेंडर स्टेरियोटाइप कहते हैं। जैसे ये मानना कि महिलाएं भावुक होती हैं, कमजोर होती हैं, या ये माना कि पुरुष रोते नहीं हैं, साहसी होते हैं। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप है जो धारणाएं होती हैं समाज में पुरुषों और महिलाओं के बारे में। इसमें भूमिका दूरी क्या है? ये भूमिका दूरी की अवधारणा जो है किसकी है? गॉफमैन की है। गॉफमैन की अवधारणा है, उनके द्वारा दी गई है। इनका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति अपनी सामाजिक भूमिका निभाते निभाते जानबूझकर खुद को उससे मानसिक या व्यवहारिक रूप से अलग दिखाता है, ताकि ये साबित हो सके कि उसकी पहचान केवल एक भूमिका तक सीमित नहीं है, तो उसे भूमिका दूरी कहते हैं। जेंडर पहचान विकार क्या है? जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर, ये एक मनोवैज्ञानिक या चिकित्सीय स्थिति है जिसको हम जेंडर डिस्फोरिया भी कहते हैं। जेंडर डिस्फोरिया कहा जाता है इसको, जेंडर डिस्फोरिया भी इसको कहा जाता है, जहां किसी व्यक्ति की अपनी आंतरिक जेंडर पहचान उसके जैविक सेक्स से मेल नहीं खाती हो, उसकी जो आंतरिक जेंडर पहचान है उसके जैविक सेक्स से मेल ना खाती हो, उसे जेंडर पहचान विकार कहते हैं।
और भूमिका संघर्ष जब आज के आधुनिक समाज में तो रोल कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ गया है, जब एक ही व्यक्ति को एक ही समय में दो अलग अलग सामाजिक भूमिकाओं को जो परस्पर विरोधी हो, परस्पर विरोधी मांगों को पूरा करने के लिए अपनी भूमिका निभानी पड़ती है, तो उसे भूमिका संघर्ष कहते हैं। जैसे एक महिला का एक कामकाजी महिला है, उसका ऑफिस का जो काम है या घर पे बच्चा बीमार है उसका जो काम है, उसके बीच सामंजस्य न बिठा पाना इसके अंतर्गत आता है। तो इसके बाद अगला प्रश्न है, जेंडर के आधार पर असमान या प्रतिकूल व्यवहार को क्या कहते हैं? अब देखिए इसमें जेंडर के आधार पर असमान या प्रतिकूल व्यवहार, वो पुरुष है या महिला है उसके आधार पर किसी के साथ असमान या प्रतिकूल व्यवहार किया जाए तो उसे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। जेंडर रूढ़ के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं, जेंडर पहचान के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जेंडर पहचान विकार के बारे में चर्चा हम कर चुके हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो लिंग इसमें लिखा हुआ है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा किसी के साथ, अनुच्छेद 15 में लिखा गया है। अनुच्छेद 14 ये विधि के समक्ष समता की बात करता है। विधि के समक्ष समता और कानूनों का समान संरक्षण, दो बातें इसमें है अनुच्छेद 14 में, विधि के समक्ष समता और कानूनों का समान संरक्षण। ठीक, और इसमें अनुच्छेद जो 12 है वो राज्य को परिभाषित करता है और अनुच्छेद जो 13 है वो मौलिक अधिकारों से असंगत जो कानून है उनको शून्य करने का प्राविधान देता है। यदि राज्य कोई ऐसा कानून बनाता है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, मौलिक अधिकारों को कमजोर करता है, तो वो उस सीमा तक वो कानून शून्य माना जाएगा। ऐसा प्राविधान अनुच्छेद 13 में वर्णित है। तो ये है, तो अनुच्छेद 15 भारत का संविधान का अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एनसीडब्ल्यू का पूरा नाम क्या है? तो ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है। एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन कोई वो नहीं है, अभी है ही नहीं, पहले बना था, यह नहीं है। नेशनल कमेटी फॉर वुमेन ऐसा कोई है नहीं। और ये नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ये बना, जिसको कि राष्ट्रीय महिला आयोग भी कहा जाता है, इसको राष्ट्रीय महिला आयोग भी कहा जाता है। और ये एक वैधानिक संस्था है। अधिनियम 1990 के तहत, इसमें जो एक्ट आया था 1990 के तहत 1992 में ये आया अस्तित्व में। कब? जनवरी 1992 में, जनवरी 1992 में आया और एक्ट था 1990 का। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई। उसके बाद अगला प्रश्न, घरेलू हिंसा क्या है? अजनबियों के बीच हिंसा, परिवार या घर के भीतर होने वाली हिंसा, सार्वजनिक स्थानों पर हिंसा, युद्ध के दौरान हिंसा। तो ये घरेलू हिंसा क्या है? परिवार या घर के भीतर होने वाली हिंसा। द मोस्ट बेसिक डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑन द बेसिस ऑफ, श्रम का सबसे बुनियादी विभाजन किस आधार पर होता है? राष्ट्र के आधार पर? नो। जाति के आधार पर? नहीं। लिंग और जेंडर के आधार पर होता है। सेक्स एंड जेंडर के आधार पर श्रम का सबसे बुनियादी विभाजन होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से महिलाओं की शिक्षा में एक प्रमुख बाधा कौन सी है? महिलाओं की शिक्षा में एक प्रमुख बाधा लैंगिक भेदभाव, गरीबी, बाल विवाह। हाँ, इसमें जो है सभी, क्योंकि लैंगिक भेदभाव भी होता है जिसके कारण महिलाओं की शिक्षा नहीं संपन्न हो पाती है, और गरीबी मुख्य कारण है, बाल विवाह, जल्दी विवाह हो जाने के कारण महिलाएं शिक्षा नहीं प्राप्त कर पाती हैं, तो ये भी है। तो ये ऑल ऑफ द अबव सही होगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, समान नागरिक संहिता की मांग किससे संबंधित है? तो इसमें समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44,
भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता के बनाने की मांग करता है, राज्य को निर्देश देता है नीति तत्वों में भाग 4 का सभी नागरिकों के लिए समान कानून, प्रत्येक धर्म के लिए अलग कानून नहीं, केवल आपराधिक के अनुसार नहीं, केवल संपत्ति कानून नहीं, तो सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाने की बात करता है। उसके बाद पैट्रियार्की का क्या अर्थ है? पैट्रियार्की मीन्स पितृसत्ता का क्या अर्थ है? महिलाओं का शासन, पुरुषों का शासन, धार्मिक प्रणाली नहीं है, पुरुषों का शासन, रूल बाय मेन। ठीक है। उसके बाद महिलाओं को प्रथम कृषक और कुम्हार किसने बताया? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। महिलाओं को प्रथम कृषक और कुम्हार ये सुलामित फायरस्टोन ने अपनी किताब द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स में इन्होंने इस बात की चर्चा की है। ठीक है। सुलामित फायरस्टोन अन्य कुल्ले के बारे में चर्चा कर चुके हैं, दुर्खीम के बारे में। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है इसलिए थोड़ा इसको जल्दी जल्दी करते हैं। ये कौशाम्बी जो है ये इतिहासकार है। हाँ, नृतत्व शास्त्रीय अध्ययन में ये जो प्रश्न आया हुआ है, अगर इथनोग्राफिक अध्ययन में आता है तो एक गार्डन चाइल्ड का भी नाम इसमें आता है, गार्डन चाइल्ड। अगर ये प्रश्न पूछा जाता है कि नृतत्व शास्त्रीय अध्ययनों में एथनोग्राफिक स्टडी में अगर ये बात आती है तो गार्डन चाइल्ड ने भी एक बात की है नृतत्व शास्त्रीय अध्ययनों में, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। इसमें सुलामित फायरस्टोन है। हाँ, फिर यह विश्वास की विपरीत लिंग का रोमांसवादी विपरीत लिंग का रोमांसवादी तथा सेक्सुअल आकर्षण ही सामान्य सेक्सुअल अभिविन्यास है। मतलब हेट्रोजेनिटी, विपरीत लिंग का देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को ध्यान से समझिए। द बिलीफ दैट रोमांटिक एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन ऑफ द अपोजिट सेक्स, एक पुरुष का महिला के साथ अट्रैक्शन, महिला का पुरुष के साथ, केवल यही ओनली नॉर्मल सेक्सुअल ओरिएंटेशन, ये ऐसा विश्वास, ये कहा जा रहा है, ऐसा बिलीफ वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हेट्रोनॉर्मेटिविटी। इसमें देखो नार्म जुड़ा हुआ है, नार्म माने एक ऐसा चीज जो एक नार्म के रूप में काम करता हो, तो हेट्रोनॉर्मेटिविटी ये है। ये वो सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधारा है जो मानती है कि केवल विषम लैंगिकता, हेट्रोसेक्सुअलिटी ही एकमात्र स्वाभाविक, प्राकृतिक और सामान्य तरीका है। देखिए यहाँ हेट्रोसेक्सुअलिटी भी आ रहा है, हम इस ऑप्शन को लगा सकते थे, लेकिन नहीं, यहाँ हेट्रोनॉर्मेटिविटी होगा, क्योंकि नार्म की बात हो रही है, एक ऐसा विश्वास जो समाज में मान लिया जाता है। ये तो एक जो हेट्रोसेक्सुअलिटी है, ये एक भावनात्मक आकर्षण, शारीरिक और भावनात्मक आकर्षण है, ये एक व्यक्तिगत अभिविन्यास है, व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति का हो सकता है, कोई सामाजिक मान्यता नहीं है, ये कोई सामाजिक व्यवस्था नहीं है या सामाजिक मान्यता नहीं है, इसीलिए ये गलत है। विषम लैंगिकता इसमें ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इसमें नॉर्म की बात हो रही है। प्रश्न को जब ध्यान से पढ़ेंगे तब ये समझ में आ जाएगा, तो ये नहीं होगा, इसमें हेट्रोनॉर्मेटिविटी होगा, जो विचारधारा ये मानती है कि केवल यही एकमात्र अभिविन्यास होता है समाज में, क्योंकि एकमात्र स्वाभाविक और प्राकृतिक और सामान्य तरीका एक पुरुष का महिला के प्रति, महिला का पुरुष के प्रति एक आकर्षण ही एक सेक्सुअल अभिविन्यास हो सकता है। इसके बाद ये होमोसेक्सुअलिटी, होमोसेक्सुअलिटी इसमें क्या होता है? समान लिंग के व्यक्तियों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण को दर्शाता है, जैसे पुरुष का पुरुष के प्रति, महिला का महिला के प्रति, ये भी नहीं होगा। होमोनॉर्मेटिविटी ये सब दर्शाता है कि जब LGBTQ, लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर एंड क्वेयर, ये जो LGBTQ है, LGBTQ प्लस, इसको क्या कहता है? LGBTQ प्लस, LGBTQ प्लस, तो ये संस्था, ये जो समुदाय के भीतर भी कुछ लोग समाज के पारंपरिक मानदंडों जैसे विवाह, संभ्रांत जीवन शैली की नकल करने लगते हैं। मतलब LGBT समुदाय के लोग और उसे ही सामान्य मानने लगते हैं, तो वो होमोनॉर्मेटिविटी है। ठीक है। उसके बाद हेट्रोनॉर्मेटिविटी शब्द को सबसे ज्यादा लोकप्रिय किसने बनाया? तो ये बनाया
माइकल वार्नर ने। हेट्रोनॉर्मेटिविटी को लोकप्रिय किसने, शब्द को लोकप्रिय किसने बनाया? ये अमेरिकी सिद्धांतकार हैं, साहित्यिक आलोचक हैं, जिन्होंने अपने प्रसिद्ध लेख एक लिखा था 1991 में, एक प्रसिद्ध लेख इन्होंने लिखा था, इंट्रोडक्शन फियर ऑफ ए क्वेयर प्लैनेट। फियर ऑफ ए क्वेयर प्लैनेट। क्वेयर प्लैनेट में इस शब्द का प्रयोग करके इन्होंने अकादमिक जगत में, समाजशास्त्र में इसको लोकप्रिय बनाया था। तो ये किताब भी याद रखें, हेट्रोनॉर्मेटिविटी जो है शब्द 1991 में इंट्रोडक्शन फेयर ऑफ ए क्वेयर प्लैनेट में इन्होंने चर्चा की थी। पुरुषों की ओर आकर्षित पुरुषों को क्या कहा जाता है? गे कहा जाता है। महिला का महिला की ओर जो आकर्षण है वो लेस्बियन कहलाता है। बाइसेक्सुअल जब कोई महिला, पुरुष और महिला दोनों की तरफ आकर्षित हो, या कोई पुरुष महिला और पुरुष दोनों की तरफ आकर्षित हो, बाइसेक्सुअल। ट्रांसजेंडर के बारे में हम चर्चा इसके पहले कर ही चुके हैं, ठीक है। उसके बाद विभिन्न जैविक लिंग विशेषताओं वाले लोगों को के लिए छत्र शब्द क्या है? विभिन्न लैंगिक लिंग विशेषताओं, विभिन्न जैविक लिंग विशेषताओं वाले लोगों के लिए छत्र शब्द क्या है? डिफरेंट बायोलॉजिकल सेक्स कैरेक्टरिस्टिक। तो ये इसमें ऑप्शन होगा इंटरसेक्स, इसमें इंटरसेक्स जाएगा। एसेक्सुअल क्या होता है? जो उससे दूर हैं। एसेक्सुअल में से ऐसी कोई ओरिएंटेशन से अलग हैं। पैनसेक्सुअल जो सबके प्रति आकर्षित हो, पैनसेक्सुअल विस्तारित, स्टड कोई वर्ड नहीं है। उसके बाद कार्यस्थल पर उत्पीड़न होने पर कर्मचारी को क्या करना चाहिए? तो इसमें एक इंटरनल कंप्लायंट कमेटी होती है, सबसे पहले हमें वहीं पे उसकी शिकायत करनी चाहिए, नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस्तीफा देने कोई सवाल नहीं, प्रोत्साहित का भी ये भी ऑप्शन गलत है। आईसीसी में शिकायत करना चाहिए। कार्यस्थल पर अगर उत्पीड़न होता है तो कर्मचारी को आईसीसी में शिकायत करनी चाहिए। नारीवादी इतिहास को कितनी तरंगों में बांटा गया है? तो अभी कुछ किताबों में 3 तरंगों की चर्चा होती है, लेकिन इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, 4 तरंगे हैं। उसको कैसे स्पष्ट करें? जैसे आज तक का जो नारीवादी इतिहास, उसकी 4 तरंगे हैं, और मुख्य रूप से जो महिलाओं का मताधिकार का अधिकार था या कानूनी अधिकार पर जब केंद्रित था, तो पहला था 19वीं-20वीं सदी की शुरुआत में, जो पहला ये 19वीं-20वीं सदी की शुरुआत में था। ठीक है। और जो दूसरा है, जो दूसरी तरंग है, वो 1960 से 1980 के दशक में। इसमें ये अनौपचारिक असमानताएं, परिवार, कार्यस्थल, कामुकता और प्रजनन अधिकार, रिप्रोडक्शन राइट पर केंद्रित थी। और जो तृतीय तरंग थी 1990 के दशक से स्टार्ट होती है, जिसमें इंटरसेक्शनलिटी की बात होती है, नस्ल और वर्ग के का जेंडर के साथ संबंध को शामिल किया गया। और ये लगभग 2010 या 12 से वर्तमान तक ये चौथी तरंग स्टार्ट हो रही है, जिसमें डिजिटल माध्यमों का विशेष रूप से प्रयोग हो रहा है। डिजिटल माध्यमों के माध्यम से नारीवाद को आगे बढ़ाया जा रहा है, जिसमें मीटू आंदोलन जैसे हैं, या उत्पीड़न है मीटू आंदोलन के माध्यम से, या बॉडी शेमिंग है, या सोशल मीडिया के जरिए न्याय की मांग हो रही है। तो ये 4 तरंगे अभी तक है, तो इसमें ऑप्शन 4 होगा। पर्सनल इज पॉलिटिकल, ये पर्सनल इज पॉलिटिकल नारा किससे जुड़ा है? पर्सनल इज पॉलिटिकल, तो ये द्वितीय तरंग नारीवाद से जुड़ा हुआ है।
जैसे जो प्रथम तरंग था नारीवाद का, उसमें कानून और राजनीति में सीधी भागीदारी का था, उसमें जैसे वोट का अधिकार है, घरेलू जीवन के मतलब निजी विमर्श पर कोई ध्यान नहीं था। इसमें कानूनी और मताधिकार की बात थी, कानूनी अधिकार और मताधिकार की बात थी। द्वितीय तरंग नारीवाद, यही इसका सही उत्तर है। इसमें 1960-70 के दशक में जो रेडिकल नारीवाद आया, उग्र नारीवाद आया, ये द्वितीय तरंग की मुख्य पहचान बना। और इसे कैरल हानिस के एक लेख से, कैरोल हानिस एक नाम आता है, उसके एक लेख से इसे जो है ज्यादा लोकप्रियता मिली। इसका अर्थ है कि महिलाओं के निजी जीवन के अनुभव, जैसे कि घरेलू हिंसा है, बच्चे संभालना, घर के काम, ये केवल उनके व्यक्तिगत मामले नहीं हैं, बल्कि वे समाज की पितृसत्तात्मक राजनीतिक संरचना और शक्ति संतुलन से जुड़े हुए हैं। तो ये जो जिसको हम पर्सनल मान रहे हैं वो पॉलिटिकल है, ये द्वितीय तरंग नारीवाद की। इसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक नहीं है, इसके पीछे कोई राजनीति है जिसके माध्यम से महिलाओं को सबऑर्डिनेट कर दिया गया है। तो ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम अगले 50 प्रश्नों को, इसमें 100 प्रश्न हैं जेंडर एंड सोसाइटी शीर्षक के से संबंधित 50 प्रश्न हो चुके हैं, और अब हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम 50 प्रश्नों को हल करेंगे, उसके सभी विकल्पों पर चर्चा करेंगे। आशा है कि आपको ये जेंडर एंड सोसाइटी से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पसंद आएगा और इम्पोर्टेंट भी साबित होगा। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।